परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी की सूक्ष्म उपस्थिति को मेरा प्रणाम। पूज्य संतगण जो अहर्निश आपकी सेवा में लगे हुए हैं और भारत राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों से आई आप सभी मातृशक्ति, आप सबको मेरा प्रणाम, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री जी जो हमारे गुरु हैं, हम सब उनके शिष्यत्व में हैं और उनके मार्गदर्शन, दिव्य प्रेरणा एवं कितने ही ऐसे सेक्टर्स हैं, कितने ही ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अंदर आज पतंजलि कार्य कर रहा है। आज मेरा यहाँ आने का उद्देश्य, अपनी मातृशक्ति के साथ कुछ बात करने का उद्देश्य इस तरह से भी है कि आज के सेशन में आपको यह पता चलेगा कि पतंजलि केवल योग आयुर्वेद के ऊपर ही कार्य नहीं कर रहा। हम सब जानते हैं, आप सब जानती हैं, आप सब सेनानी की तरह पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री जी की सेना में सेनानी की तरह कार्य करते हैं। लेकिन आज आपको यह बताने का उद्देश्य है कि केवल योग और आयुर्वेद ही नहीं, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि ऐसा कौन सा क्षेत्र नहीं है जिसमें पतंजलि कार्य नहीं कर रहा। मैं प्रयास करूंगी आज अपनी बहनों को इस सब शक्ति, हम अभी 2-3 दिन बाद ही नवरात्रि का कार्यक्रम शुरू करेंगे, शक्ति की आराधना करेंगे। शक्ति हम सबके अंदर ही है। मैं प्रयास करूंगी इस प्रेजेंटेशन से या इस 1 घंटे के सत्र से हमारी समस्त नारी शक्ति इतनी जागृत हो जाए कि शक्ति की उपासना करते करते स्वयं में शक्ति का अनुभव करें। इससे मैं इस पूरे प्रयास से यह अनुभव करना चाहती हूँ। और मुझे पता चला कि बहुत सुदूर राज्यों से भी हमारे बीच बहनें पधारी हैं। भाषागत मुझे नहीं लगता कोई आपको समस्या होगी, हिंदी सबको समझ आ जाती है ना, पीछे सबको। 1 घंटे के लिए हम यह प्रयास करेंगे कि आप और हम सब पूज्य स्वामी जी महाराज के शिष्य रूप में केवल चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो भी आपके प्रश्न होंगे आप भी मुझसे पूछ सकते हैं और बीच बीच में मैं भी आपसे हाथ खड़ा करवाऊंगी, पूछेंगे, क्योंकि हमारी चीजें सही से कन्वे होनी चाहिए। सही से हमें अपने गुरुओं की जो इतना बड़ा कार्य उन्होंने इतने छोटे से जीवन में कर डाला और इतने लाखों करोड़ों लोगों का उपकार किया, उसके विषय में हमें अपने संस्था की शक्ति का अनुभव होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आदरणीय बहनों, पतंजलि इंस्टीट्यूशंस मैंने लिखा है, यानी पतंजलि केवल एक इंस्टीट्यूट नहीं है, बहुत सारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। सो पतंजलि परिवार अगर हम कहें तो उसमें क्या क्या वर्क होते हैं, क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी संभावनाएं कहां कहां है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर देश को स्वावलंबन की तरफ आगे बढ़ाना है, अगर देश की तरक्की करनी है, तो जॉब लेने वाला नहीं जॉब देने वाला बनो। सुना आपने? तो हम कैसे बनेंगे जॉब देने वाला? मेहनत के साथ साथ अगर हम अपनी स्किलिंग कर लेंगे, अगर हम अपनी कौशलता का विकास कर लेंगे, जैसे जो बहन सिलाई कढ़ाई जानती है, अगर वह प्रयासरत रहती है कि जो नई चीज ट्रेंड में फैशन आता है उसकी जानकारी रखे, तभी तो उसके कपड़े वगैरह का जो बिजनेस है या जो हम कहें कि वो सिलाई कढ़ाई का कार्य जो है वो आगे बढ़ सकेगा। इजंट इट? जो बहन अचार चटनी मुरब्बा का कार्य करती हैं, अगर उनकी कौशल का विकास हो जाए, उनकी कुशलता बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हुआ, जैसे हम लोग ने एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन से पढ़ाई की है, मैंने पीएचडी की है, मैं जेनेटिक्स में पीएचडी हूं। पीएचडी करने के उपरांत क्या शिक्षा समाप्त हो जाती है? नहीं, वो तो शुरुआत होती है।
उसके बाद गुरुओं की शरण में आए तो पता चला कि अभी तो बहुत दिल्ली दूर है, और 10 वर्ष से निरंतर यह शिक्षा की यात्रा, अध्ययन की यात्रा लगातार पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री जी के श्री चरणों में समर्पित होते हुए चल रही है। तो शिक्षा, कौशल, कुशलता, कभी भी इसकी कोई अंतिम छोर नहीं होता कि अगर हम कहें कि ठीक है अब आप 50-50 साल के या 40 साल के या 30 साल की महिलाएं हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, जॉब पे लग गए, हमारा काम खत्म। क्या हमारा काम खत्म है? क्योंकि अनवरत यह यात्रा चलती रहती है। तो आप चाहे 20 वर्ष के हों, 30, 40, 50, 60, 70 के ही क्यों ना हो, अपने अंदर ऐसी जिजीविषा रखिए, अपने अंदर इस प्रकार की भावना, चेष्टा, ध्यान रखिए कि हम सबको अपनी कुशलता को और बढ़ाना है। क्योंकि पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि परमपिता परमात्मा ने हम सबको असीमित क्या दिया है? शक्ति, सामर्थ्य दिया है। उस सामर्थ्य को पहचानने की जरूरत है और गुरु धाम में आकर, गुरु चरणों में शीश नवाकर हम अपनी शक्ति, सामर्थ्य को पहचान कर कुछ नया कर डालेंगे, इस संकल्पना के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो सर्वप्रथम प्रणाम हमारे गुरुओं को। मेरे पूज्य पिताजी कहा करते हैं कि हम लोगों के बहुत अच्छे कर्म हैं कि हमने उस योनि में, उस युग में जन्म लिया है जब पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री जी इस धरा पर हैं। प्राय ऐसा कहा जाता है, मेरे जैसे परदादा जी जो थे उन्होंने स्वामी दयानंद जी को बहुत दूर से देखा था। जब जैसे सभा हो रही होती है तो बहुत दूर से देखा था। स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं, आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की है। हम आज भी गर्व महसूस करते हैं कि हमारे परदादा जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती को देखा था। प्रिय बहनों, हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने गुरुओं पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य श्री जी के केवल दर्शन ही नहीं अपितु उनकी प्रेरणा में सेनानी की तरह कार्य भी कर रहे हैं और देश विदेश में इसकी पताका भी फैला रहे हैं। पहले पतंजलि इंस्टीट्यूट कैसे बना? 2 ऐसे बालक जो किसान परिवार से संबंध रखते थे, जो चाहते तो केवल अपने पूर्ति के लिए, अपने परिवार के, अपनी केवल उस परंपरा को आगे निभाने के लिए, अपने परिवार की इकोनॉमिक स्थिति को संभालने के लिए अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम को अपनाया। किसको अपनाया? और पूरे विश्व को ही अपना परिवार माना। आज उसका जीता जागता उदाहरण है। आज अगर एक व्यक्ति 40-50 लोगों को भी रोजगार देता है तो अपने आप की बहुत सेवा, प्रशंसा करवाना चाहता है। आदरणीय बहनों, पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य श्री जी ने लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार ही नहीं, उनके जीवन निर्वहन का साधन उपलब्ध कराया है। ऐसी महान कृपा है पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री जी की। 1995 में जिन्होंने दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना करी, कभी आचार्य जी आपके समक्ष आए तो पूछिएगा, जब वो बताते हैं तो आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती है कि कैसे 2 सुकुमारों ने इस प्रकार की चेष्टा की या इस प्रकार की सोच भी दिमाग में लेके आई। 20 वर्ष का नवयुवक, कैसे ये सोच आ गई कि हमें राष्ट्र कल्याण, देश कल्याण के लिए कैसे आगे बढ़ना है। और कहते परमात्मा साथ हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता। कभी आचार्य जी आए तो आप सुनिएगा, ना हाथ में पैसा ना धेला और विजय के पथ पर चल पड़ा अकेला। ना हाथ में पैसा ना धेला और विजय के पथ पर चल पड़ा अकेला। क्या था? केवल स्वावलंबन, परमात्मा का सहारा। कि हाँ, एक अच्छे कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं। तो 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना हुई। उसके बाद पतंजलि योगपीठ 2005 में, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट नेपाल, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट यूएस, इस प्रकार से बहुत सारे प्रकल्पों के रूप में आगे बढ़ने लगे। आप स्लाइड्स में देख सकते हैं कैसे एक यात्रा जो शुरू हुई
और 2010 में पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना के साथ पूरे के पूरे अनुसंधान एविडेंस बेस्ड अप्रोच जो मॉडर्न टर्म्स में बताए जाते हैं उसकी स्थापना के साथ आगे बढ़ने लगे। पतंजलि योगपीठ का विजन और मिशन क्या है? आपको क्या लगता है हमारा क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है? योग आयुर्वेद की यात्रा को आगे बढ़ाना, राष्ट्र हित देश हित करना और वसुधैव कुटुंबकम के उपासक बनकर पूरे राष्ट्र नहीं अपितु पूरे विश्व के कल्याण की चिंता करना, उसके लिए कार्य करना, ये हमारा विजन है, ये हमारा उद्देश्य है। आपने यूनाइटेड नेशंस का नाम सुना है? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो उन्होंने क्या करा, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए। क्या दिए हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यानी किसी राष्ट्र को अगर तरक्की करनी है, किसी राष्ट्र को अगर अपने जीवन पथ पर या अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना है तो इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है। कैसे? जैसे कि एक उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है सैनिटेशन, स्वच्छता। क्या है? तो स्वच्छता कैसे निश्चित की जा सकती है? स्वच्छ भारत अभियान वगैरह चल रहे हैं ना, और आप भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं ना। तो इस प्रकार से जैसे मैंने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की, मुझे यह बताते हुए परम हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारा पतंजलि परिवार इन सभी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कार्य कर रहा है। तो राष्ट्र की उन्नति नहीं, विश्व की उन्नति के पथ पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से पतंजलि इंस्टीट्यूशन की एक ग्लोबल प्रेजेंस है। आप में से कितने बहनें ऐसी हैं जो कि यह कह सकती हैं कि हमारे बच्चे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं? हाथ खड़े करेंगे अपने। आपके बच्चे, आपके परिवार के कोई जन अगर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है तो हाथ नीचे कर लीजिए। हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे पतंजलि संस्थान से बिलोंग करते हैं जो कि मल्टीनेशनल है। तो आज से आप सभी हाथ खड़ा कर सकते हैं क्योंकि हम सभी ग्लोबल इंस्टीट्यूट में कार्य करते हैं। किस में कार्य करते हैं? तो हमारा जो पतंजलि परिवार है केवल भारतवर्ष में ही नहीं, ये मैंने सभी देशों का नक्शा आपको दिखाया। यानी अगर वसुधैव कुटुंबकम के उपासक बनना है तो पूरे विश्व में ही तो कार्य करना पड़ेगा, तो वहां तो प्रेजेंस होनी चाहिए। तो हमारी सब में प्रेजेंस है। पूरे देश में 667 वर्किंग यूनिट्स के द्वारा हम कार्य करते हैं। जो पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति जिसमें आप सब भी हैं, तो 667 वर्किंग यूनिट्स हैं। 10 लाख से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता भाई बहन हैं जो पूरे देश में पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री जी के दिव्य प्रेरणा और मार्गदर्शन से इन कार्यों को आगे तक राष्ट्र में पहुंचा रहे हैं। ये सब हमारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। आप में से कितनी ऐसी बहनें हैं जो जिनके बच्चे या जिनके परिवार के जन किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में, आईटी कंपनी में जॉब करते हैं? तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा, पतंजलि योगपीठ परिवार में भरवा सॉल्यूशन, भरवा एग्री साइंस नाम से हमारी खुद की आईटी कंपनी है और वो इंटरनेशनल लेवल पर कार्य करती है। आज प्यारी बहनों, जितने भी पतंजलि चिकित्सालय, मेगा स्टोर, आरोग्य केंद्र हैं, सबके अंदर भरवा सॉल्यूशन के सॉफ्टवेयर्स लगे हुए हैं जिसके द्वारा पूरे पतंजलि को एक सूत्र में पिरोकर एक स्थान पर ही देखा जा सकता है। यह महिमा है हमारे पतंजलि संस्थान की, हमारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की। हमारे बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल एमओयूज हैं। यानी जब हम कार्य करते हैं तो हमें किसी को साथ में लेकर कार्य करना पड़ता है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग बहुत सारी संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करते हैं। हेल्थ और वेलनेस ड्राइव की बात करते हैं। आप सबको पता है पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज और जो हॉस्पिटल है वो देश का सबसे बड़ा आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल है। पता है आपको इस बात का? अभी हम किसी मीटिंग में थे तो वहां टाइल्स वगैरह का हमें एरिया देना था। वो हैरान हो गए, बोले इतना बड़ा तो हॉस्पिटल नहीं होता। तो हमने कहा फिजिकल इंस्पेक्शन कर लो,
जब वो फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए आए तो हैरान हो गए कि आयुर्वेद के हॉस्पिटल तो हमने छोटे छोटे देखे हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल तो नहीं देखा। इतना बड़ा ट्रेनिंग सेंटर देखा आपने? इतना बड़ा पतंजलि फूड पार्क देखा? इतना बड़ा अनुसंधान संस्थान देखा? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी देखी और इतने बड़े गुरु देखे? तो ये हम सबका परम सौभाग्य है। पूरे देश में 1 लाख फ्री योगा क्लासेस के माध्यम से आप लोग इस सेवा कार्य को आगे बढ़ा रहे हो। एक बार अपने लिए जोरदार करतल ध्वनि से अपने लिए प्रशंसा के लिए करिए, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा फ्री योगा क्लास। किसी भी पार्क में जाओ, पीछे एक बैनर लगा रखा होता है, स्वामी जी आचार्य जी होते हैं, समझ जाइए कि पतंजलि के कार्यकर्ता धूम मचा रहे हैं, राइट। तो इसी प्रकार से पतंजलि वेलनेस, पतंजलि योग ग्राम, जहां से नेचुरोपैथी की यात्रा और नेचुरोपैथी का एक सबसे बड़ा केंद्र के रूप में, ऐसे ही स्वदेशी से स्वावलंबन। क्या आप पहले सोच सकते थे कि कोलगेट का कोई विकल्प आ सकता है? और विकल्प के तौर पर मेरे पूज्य दादाजी तो हमें दंत मंजन दे देते थे और उससे दंत मंजन करते थे। हम सोचते थे कि चलो कोलगेट नहीं यूज करना तो दंत मंजन यूज करो। आज दंत कांति ने क्या धूम मचा दी है कि नहीं? तो कभी नहीं सोचा था कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो मुनाफा अपने देशों में ले जाती हैं, एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को क्या बना दिया था? गुलाम बना दिया था। आज हजारों लाखों कंपनियां गुलाम बना रही हैं और हम सब सोए हुए थे। तो पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्य श्री जी ने स्वदेशी से स्वावलंबन का जो आंदोलन शुरू किया, आज मुझे हर्ष है ये बताते हुए 389 हमारे मेगा स्टोर्स हैं, 1000 से ज्यादा पतंजलि चिकित्सालय हैं और 2200 से ज्यादा हमारे आरोग्य केंद्र हैं, 1800 से ज्यादा हमारे ग्रामीण आरोग्य केंद्र हैं। तो स्वदेशी से स्वावलंबन कैसे हो सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण न केवल पेश किया अपितु राष्ट्र के अंदर ये समर्पित कर दिया। ये महिमा है हमारे गुरुओं की, ये महिमा है हमारे ऋषियों की। इसी प्रकार से एजुकेशन सेक्टर के बारे में आप सबको पतंजलि आचार्य कुलम का पता है ना? वहां पर वैदिक और मॉडर्न एजुकेशन के साथ शिक्षा व्यवस्था का कार्य होता है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि आचार्य कुलम आसाम के अंदर है? आसाम से कुछ बहनें हैं क्या? तो आपको पता है दीदी, पतंजलि आचार्य कुलम जो है वो आसाम में है। तो चिरांग और कुमारी कट्टा 2 ऐसी जगह हैं जहां पतंजलि आचार्य कुलम है। और झारखंड के अंदर रांची के अंदर भी पतंजलि आचार्य कुलम है। और मुझे यह बताते हुए आपको अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि इन आचार्य कुलम के अंदर जो विशेष तौर पे जनजाति के बच्चे हैं उनकी फ्री शिक्षा व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध है। इतना बड़ा उपकार का कार्य। जनजाति के जो विशेष बच्चे होते हैं वो किसी भी शिक्षा व्यवस्था से वंचित रह जाते हैं, यानी एक ऐसा तबका जो मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रह जाता है। तो आचार्य कुलम की शिक्षा क्रांति से उनको भी जागृत किया जा रहा है, ये महिमा है। इसी प्रकार से पतंजलि विश्वविद्यालय जो कि इंडिया का योग का, सनातन का, संस्कृति का और उसके साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन का बहुत बड़ा एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, जिसके अंतर्गत गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के माध्यम से हम सब चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे सुबह जल्दी उठे। कितनी माताएं चाहती हैं? सभी चाहती हैं। हम लोग जागृत हो चुके हैं इसलिए चाहते हैं। जब हम ये चाहते हैं कि हम जब सुबह उठते हैं तो बच्चे भी जल्दी उठे, योग, आसन, ध्यान, प्राणायाम करें और एक स्वस्थ दिनचर्या का पालन करें, चाहते हैं। सभी माताएं बहनें चाहती हैं कि गुरुओं का आदर करना सीखें। सभी चाहती हैं कि अपने संस्कृति को पहचानना सीखें। सभी चाहती हैं एक दिनचर्या के क्रम में बंधकर, यानी ऐसा ना हो कि आपने रात को 8 बजे बच्चे को डिनर दिया और वह बच्चा रात को 2 बजे खा रहा है। कोई ऐसी मां चाहती है? तो पतंजलि विश्वविद्यालय में मॉडर्न गुरुकुल चल रहा है।
वहां पर सुबह 4 बजे से दिनचर्या प्रारंभ होकर और रात्रि 10 बजे तक एक दिनचर्या में रहकर स्नातक परास्नातक विद्यार्थी ही नहीं, गुरुकुलीय ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बहनें तैयार हो रही हैं। तो राष्ट्र का कल्याण कैसे होगा? अच्छे युवा से होगा, संस्कार युक्त युवा से होगा, संस्कार युक्त शिक्षा से होगा। इसी प्रकार से पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज, पतंजलि महाविद्यालय के द्वारा BMS MD वगैरह की जो शिक्षाएं हैं वो चल रही हैं। सिमिलरली भारतीय शिक्षा बोर्ड के विषय में आपने देखा होगा, हम सब मेघालय पद्धति से पढ़े हुए बहनें हैं। आपने भी 8वीं 10वीं 12वीं या उसके बाद की भी जो शिक्षा है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो मेघालय शिक्षा पद्धति के माध्यम से आपने और हमने पढ़ाई की है। लेकिन हम सब का सौभाग्य है, यदि परमात्मा ने चाहा तो आपके और हमारे बच्चे इस शिक्षा पद्धति से हटकर एक भारतीय शिक्षा पद्धति को अपनाकर एक्चुअल में भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़कर अच्छे नागरिक बन सकते हैं। पतंजलि अनुसंधान संस्थान का आपने कल भ्रमण किया। मैंने कुछ बहनों की फेसबुक से मुझे पता चला, क्योंकि आप जो फेसबुक पे डालते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को दिख जाता है। तो एक बार अपने लिए क्लैपिंग कर दीजिए कि सोशल मीडिया जो कि वास्तव में एक बहुत बड़ा, अगर हम कहें उसका सदुपयोग किया जाए तो बहुत बड़ा एक प्रसार का संबंध रखता है, उसका आप सदुपयोग कर रहे हैं। तो आप लोगों का कल मैंने देखा कि आप पतंजलि उद्यान में, हर्बल गार्डन में गए थे, लेकिन थोड़ा सा और बताऊंगी कि वहां पर और क्या क्या है। इतने सारे लोगों को वहां पर जाने का अनुमति नहीं दे सकते क्योंकि सोफिस्टिकेटेड लैब्स हैं वहां पर। तो पतंजलि अनुसंधान संस्थान में सारी NABL एक्रीडेटेड लैब्स है। कौन से NABL? जो नेशनल बॉडी जो लैब को एक्रीडेशन देती है ना, जिसको मान्यता देती है स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की, तो उन सारी एक्रीडेटेड लेबोरेटरी हैं। पूरे पतंजलि संस्थान में 5 NABL एक्रीडेटेड लेबोरेटरीज हैं। क्या है? 5 NABL एक्रीडेटेड लेबोरेटरीज हैं। हमारे पास एनिमल हाउस से लेकर NABH एक्रीडेटेड हॉस्पिटल से लेकर तमाम वो सुविधाएं हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अनुसंधान के लिए चाहिए होती है। प्रिय बहनों, 500 करोड़ से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री जी ने इस अनुसंधान संस्थान को बनाने के लिए लगाया है। क्यों लगाया, कोई बता सकता है? क्या जरूरत पड़ी थी? हमें हमेशा ना आयुर्वेद को नीचा दिखाया जाता था। ये बोला जाता था नहीं, आपका आयुर्वेद ना मॉडर्न पद्धति पे खरा नहीं उतरता। तो हमारे गुरुओं की क्षमता है, परमात्मा ने क्षमता दी है, इतना बड़ा अनुसंधान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस वजह से डेवलप किया गया कि एविडेंस बेस्ड, जो साक्ष्य आधारित आयुर्वेद को विश्व पटल पर पुनर्स्थापित करा जा सके। इस दृष्टि से, इस विजन और मिशन के द्वारा इस पूरे पतंजलि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। जो आप ये लेबोरेटरीज देख रहे हैं, छोटे छोटा कुछ फोटोज यहां दिखाई हैं। इन लेबोरेटरीज के माध्यम से आप कितने भी मेडिसिन आज लेते होंगे पतंजलि वाली, ब्रोंकोन से लेकर इम्यूनोग्रिड से लेकर, कितने लाभकारी मेडिसिन हैं। कोरोनिल से तो सभी परिचित हैं। कोरोना को मार भगाया किसने? कोरोनिल ने, जानते हैं ना सभी। तो कैसे ये हुआ? अनुसंधान से हुआ, रिसर्च से हुआ। जहां आज भी वैक्सीन के दुष्परिणामों की बात हम करते हैं, उसके आज हम इतने सारे साइड इफेक्ट्स देख रहे हैं। आज कोरोनिल के कारण अगर हम एक अनुमान लगाएं तो 50 से 60% भारतीयों को यदि कोरोना से रक्षा जिसने की है वो कोरोनिल मेडिसिन है। इतना बड़ा उपकार पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री जी का है। हम डिजीज ड्रिवन अप्रोच से कार्य करते हैं। इसी संदर्भ में हमने विश्व भेषज संहिता, वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया का निर्माण किया। प्रिय बहनों, ऐसा कहा जाता है कि तुम आयुर्वेद का ही कार्य करते हो। पूज्य आचार्य श्री जी ने विश्व में जितने भी औषधीय पादप यूज होते थे, यानी मेडिसिनल प्लांट्स जो यूज होते थे, उनका 15 सालों में पूरी टीम को लगाकर डॉक्यूमेंटेशन करवा दिया। आज कोई आपसे पूछे कि विश्व में कितने मेडिसिनल प्लांट्स हैं, तो कितने बताओगे? 50,000। कितने मेडिसिनल प्लांट हैं?
50,000 मेडिसिनल प्लांट को और विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ बनाकर हर्बल मेडिसिन सेक्टर के अंदर 109 वॉल्यूम्स का ग्रंथ बनाकर आज दुनिया को समर्पित कर दिया पूज्य आचार्य श्री जी। आप सबको पता होना चाहिए यह कार्य विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी 1999 में शुरू किया था और 2010 में इसका अधूरा संपादन करके यह कहकर ड्रॉप कर दिया कि हमारे लिए यह पॉसिबल नहीं है। किसने कहा? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO। और उस कार्य को 2008 में पूज्य आचार्य श्री जी के मार्गदर्शन में शुरू किया गया और उसको एक ऊंचाई पर 2014 में लेकर गए और 2023 के अंदर वो राष्ट्र को, विश्व को समर्पित कर दिया गया। इतना बड़ा कार्य हर्बल मेडिसिन क्षेत्र में सबसे बड़ा ग्रंथ बनाने का और उसको विश्व को समर्पित करने का ये पूरा का पूरा इतना बड़ा कार्य भी पूज्य आचार्य श्री जी, पूज्य स्वामी जी महाराज के निर्देशन में हुआ। हमारे पास कभी आपने एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट की बात सुनी है? पांडुलिपियां सुना है? आपको जानकर अच्छा लगेगा, हमारे पास 63 लाख पेजेस हैं। किसके? पांडुलिपियों के, डिजिटल पेजेस हैं। कुछ इतने डेलिकेट भी हैं क्योंकि बहुत पुराने 12वीं सदी की 14वीं शताब्दी की पांडुलिपियां हैं। इतने डेलिकेट है, अगर आप उनको टच करते हो तो वो भुरभुरा के गिर जाती हैं। हमें धन्यवादी होना चाहिए पूज्य आचार्य श्री जी, पूज्य स्वामी जी महाराज का, साथ ही साथ ऐसे संतों का जिन संतों ने उन पांडुलिपियों की जो संस्कृत भाषा में थी उसका अनुवाद करके उसको आज रीपब्लिकेशन का काम किया, यानी एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स का कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और उसका रीपब्लिकेशन का सबसे वृहद कार्य पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य श्री जी की दृष्टि में ये पूरा पतंजलि परिवार आपका कर रहा है। हम लोगों को जनजाति कल्याण मंत्रालय ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी घोषित कर रखा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है? ऐसा एक्सीलेंस का सेंटर जो ट्राइबल्स के ऊपर कार्य करता है, जनजाति के ऊपर कार्य करता है। वी आर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष आप सब जानते हैं ना, आयुष मंत्रालय जो आयुर्वेद, यूनानी, उसके साथ साथ योग और सिद्धा और होम्योपैथी सब पर रिसर्च करते हैं, उसके भी हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। वी आर NRO, नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय होता है उसके हम NRO हैं, नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसके जरिए हम पूरे देश में हर राज्य के अंदर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं ताकि ग्रामीण लोगों की, भाई बहनों की आजीविका का संवर्धन हो सके। क्या हो सके? आज मेरा आने का मुख्य उद्देश्य आपको इस कार्यक्रम के विषय में बताने का है। ठीक है, जानना चाहेंगे आप? इस NRO के माध्यम से हम देश का पहला ऐसा NRO है जिसको एक लिमिटेड स्कोप नहीं दिया गया है, मतलब जिसका कोई, अगर हम कहें कि एक बाउंड्री में नहीं बांटा गया है। उनको कहा है कि पतंजलि को यह कहा गया कि आप कितना भी कार्य कीजिए, और फार्म और नॉन फार्म सेक्टर यानी कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में किस प्रकार से भाई और बहन इससे जुड़कर अपनी आजीविका की अभिवृद्धि कर सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हम चलाते हैं। ठीक है, पूरे देश में आप जानते हैं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होती हैं, SHGs, क्या बोलते हैं उनको? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है पूरे देश में कितनी महिलाएं हैं SHGs में? 10 करोड़। कितनी? 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाए हुए हैं। और पूरा, अगर एक महिला शिक्षित होती है तो कितने परिवार शिक्षित हो जाते हैं? और अगर एक महिला एंटरप्रेन्योर बन गई, अपना व्यवसाय शुरू कर दिया, तो आजीविका बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? देश की इकोनॉमी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? आपके बच्चों का जो लाइफस्टाइल है या जीवन के लिए जो संघर्ष की स्थिति कई बार देखनी पड़ती है, उससे इंप्रूवमेंट होगी या नहीं होगी?